सभी वीडियो देख रहे साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभव रोधिका पर एक्स दिशा पॉजिटिव एक्स की दिशा में गति कर रहे कण की जब ऊर्जा विभव रोधिका की जो ऊंचाई है V नोट, ये ऊंचाई है, इससे यदि कण की ऊर्जा ज्यादा हो तो परावर्तन गुणांक R और पारगमन गुणांक T की वैल्यू निकालेंगे इस वीडियो के अंदर। विभव रोधिका को 3 रीजन्स में बांटा गया है। फर्स्ट रीजन x लेस देन 0 जहाँ पर विभव का मान 0 होता है। सेकेंड रीजन जहाँ पर विभव रोधिका होती है x इक्वल टू 0 से a तक। और थर्ड रीजन जो है वो x ग्रेटर देन a के ऊपर, वहाँ पे भी विभव का मान 0 होता है। यहाँ पे कण की जो ऊर्जा है वो विभव रोधिका V नोट की ऊंचाई से ज़्यादा है। अब हम तीनों रीजन्स में तरंग फलन psi1, psi2 और psi3 कैलकुलेट करते हैं। तो जो श्रोडिंगर समीकरण है उसको हम रीजन फर्स्ट के अंदर, ये श्रोडिंगर समीकरण है, इसको रीजन फर्स्ट में हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे विभव का मान 0 होने के कारण ये इक्वेशन हमें मिलती है और इसका सॉल्यूशन हमने पहले भी निकाल चुके हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। रीजन फर्स्ट में तरंग फलन कुछ इस तरीके से होगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड रीजन में। तो सेकेंड रीजन में जो विभव का मान है वो V नोट है, तो Vx की जगह पे V नोट लिखेंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम अल्फा लिखेंगे। E माइनस V नोट, क्योंकि V नोट 0 नहीं है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको अल्फा रखेंगे। तो श्रोडिंगर समीकरण कुछ इस तरीके से मिलेगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे क्योंकि श्रोडिंगर समीकरण में प्लस साइन ही आ रहा है तो जो तरंग फलन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जब ऊर्जा, कण की ऊर्जा विभव V नोट से कम थी तो ये रियल आ रहा था सेकेंड वाले रीजन में तरंग फलन, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी आएगा। थर्ड रीजन में फिर विभव का मान 0 हो जाता है तो श्रोडिंगर समीकरण में V की वैल्यू 0 रखने पर ये रीजन मिलता है और इसका ये थर्ड रीजन में सॉल्यूशन मिलता है। इसको सोल्व करें श्रोडिंगर समीकरण को तो थर्ड रीजन में तरंग फलन हमें ये मिल जाता है। अब थर्ड रीजन में तरंग फलन की हम बात करें तो हमें पता है कि x ग्रेटर देन a के आगे यदि हम पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ चलते हैं तो विभव का मान नियत रहता है, 0 रहता है। तो वहाँ पे कण के परावर्तित होने की कोई संभावना नहीं है। तो थर्ड रीजन में जो ये वाली टर्म है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये परावर्तित तरंग को दिखाती है और थर्ड रीजन में परावर्तन की कोई संभावनाएं है नहीं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट D है उसको हम मान लेते हैं 0 के बराबर। तो फिर थर्ड रीजन में C आयोटा kx। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं D को 0 करने के बाद 5 कांस्टेंट हो गए A, B, F, G और C। ये जो पांचों कांस्टेंट हैं उनकी हेल्प से हमें B बाई A और C बाई A कैलकुलेट करना है यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशंस। दो जगह हम बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हैं, x इक्वल टू 0 के ऊपर और x इक्वल टू a के ऊपर। पहले बात करते हैं परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो तरंग फलन की सततता और तरंग फलन की प्रवणता की सततता। तो तरंग फलन की सततता से तो ये वैल्यू हमें मिलती है और तरंग फलन ये जो सेकेंड वाला प्रतिबंध है उससे ये रिलेशन हमें मिलता है।
इन दोनों की हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। दोनों इक्वेशंस आई हैं उनसे ए बी की वैल्यू निकाल लें और एक दूसरे का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बी बाई ए की वैल्यू मिल जाती है इन द टर्म्स ऑफ के एंड अल्फा। और सॉल्यूशन थोड़ा इजी रहे इसलिए एफ को कॉमन ले लें तो जी बाई एफ की टर्म्स में ये ए हमें मिल जाता है। ये तो होगी पहली बाउंड्री के ऊपर कंडीशन से रिलेशन आ गया। इस इक्वेशन के अंदर हमें जी बाई एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगले स्टेप में एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर हम परिसीमा प्रतिबंध लगाएं तो तरंग फलन के समीकरण से तो ये रिलेशन हमें मिलता है सततता से, तो और उसकी प्रवणता की सततता से ये रिलेशन मिलता है। ये बहुत इजीली हम रख सकते हैं एक्स की वैल्यू ए रख कर। अब इनका एक दूसरे में भाग देते हैं तो सी की वैल्यू कैंसिल हो जाती है और ये रिलेशन आता है। इस रिलेशन की हेल्प से हम जी बाई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस रिलेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे बी बाई ए वाले में। तो अगले स्टेप में क्या किया हमने, एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद जी बाई एफ की वैल्यू आ गई और जी बाई एफ की जो भी वैल्यू आई है उसको बी बाई ए के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में यहाँ पे ये जो फंक्शंस आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल टर्म को, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आयोटा है तो ये फंक्शन साइन और कोस में कन्वर्ट हो जाएंगे इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से। तो साइन और कोस में कन्वर्ट करने के बाद में बी बाई ए की वैल्यू जो आती है वो ये हमें मिलती है। और बी बाई ए की ये जो वैल्यू आई है उससे हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सी बाई ए निकालना है हमें, तो सी जो सॉल्यूशन आया है और ए का जो सॉल्यूशन है दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर दें तो सी बाई ए का ये रिलेशन आ जाता है। इसमें भी जी बाई एफ आ रहा है तो जी बाई एफ की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें और आगे वही एक्सपोनेंशियल में आयोटा है तो इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें तो सी बाई ए की वैल्यू ये हमें मिलती है। तो हमने बी बाई ए की वैल्यू निकाल ली, सी बाई ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमें बात करनी है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें पता है यह होता है प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित धारा प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का रेशियो। और प्रायिकता धारा घनत्व किस तरीके से निकालते हैं ये हमने पिछले वीडियोज़ में बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी आर इक्वल्स टू बी बाई ए का होल स्क्वायर। बी बाई ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो बी बाई ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिलेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे के और एल्फा की वैल्यू लिखने के बाद ये वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आता है कि कण की ऊर्जा विभव रोधिका से अधिक है, फिर भी उसके परावर्तन की कुछ ना कुछ प्रायिकता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये नहीं है कि वो हमेशा पारगमित होगा, कुछ ना कुछ उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो सकता है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अंदर ये संभव नहीं है लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अंदर ये संभावनाएं हो सकती है। फिर बात करें हम पारगमन गुणांक की, तो पारगमन गुणांक जो होगा पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का, यहाँ पे परावर्तित के बजाय पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व तीव्रता का जो रेशियो होगा वो पारगमन गुणांक कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो सी बाई ए का होल स्क्वायर हमें मिलती है। सी बाई ए पहले निकाल चुके हैं तो उसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है और इसमें के और एल्फा की वैल्यूज रखते हैं तो ये वैल्यू मिलती है। यहाँ से ये स्पष्ट है कि पारगमन गुणांक की वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती है, 1 से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट है उसकी वजह से टी की वैल्यू 1 से कम होती है, कुछ ना कुछ अंश परावर्तित हो सकता है। अब कब इसकी वैल्यू 100% हो सकती है कि टी की वैल्यू 1 ही हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो साइन अल्फा ए है उसकी वैल्यू यदि 0 हो तो उस केस में पारगमन गुणांक है वो 1 होगा। तो साइन अल्फा ए इक्वल्स टू
जीरो हो, तो हमें पता है कि साइन एन पाई जब होता है तो उसकी वैल्यू शून्य आती है। तो अल्फा ए को किसके बराबर रखते हैं आप, एम पाई के। तो ऐसे केसेस में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी है उसकी वैल्यू 1 होगी। सारे की सारी जो कण है वो पारगमित होगा, परावर्तन की उस केस में संभावनाएं नहीं होगी। तो इसको सोल्व करके हम एनर्जी की वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जिनके लिए कण हमेशा पारगमित होगा, परावर्तन की कोई संभावनाएं नहीं होगी जब कण की ऊर्जा विभवरोधी इकाई की ऊर्जा से अधिक हो। तो इस तरीके से हमने परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक निकाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।